हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द विजन का जो आईआरएस जो इंटरनेशनल रिलेशन का सीरीज था बेसिकली ऑफ जनवरी 2023, उसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इन द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के ट्रेड रिलेशंस के बारे में। देखिए, रिसेंट न्यूज़ ये है कि रिसेंटली इंडिया और यूएस के बीच में 13th ट्रेड पॉलिसी फोरम का एक मीटिंग हुआ है। तो पहले समझते हैं ट्रेड पॉलिसी फोरम का मीनिंग क्या है। सो ट्रेड पॉलिसी फोरम नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा फोरम है जो कि दोनों कंट्री के बीच में बनाया गया है, दैट इज इंडिया और यूएस के बीच में बनाया गया है ट्रेड से रिलेटेड आपस में बातचीत करने के लिए। ठीक है, 2005 में इसको बनाया गया था और इसको काम करने के लिए टोटल 5 डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, 5 एरियाज बनाए गए हैं जिस पे ये लोग काम करते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स, तीसरा है सर्विसेज, चौथा है इन्वेस्टमेंट और पांचवा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इन 5 चीज़ों पे ये लोग काम करते हैं। तो जो रिसेंट मीटिंग हुई है जो कि 2023 के अंदर हुई है, उसमें एक 6th वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, एक और वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसका नाम है रेजिलिएंट ट्रेड। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा अभी टोटल 6 वर्किंग ग्रुप्स हैं जिसमें लेटेस्ट जो है उसका नाम है रेजिलिएंट ट्रेड, जिसको 2023 के अंदर बनाया गया है। एम क्या है इसका? एम ये है कि जो बायलैटरल डायलॉग्स हैं उन सबको डीपन करना है। किस चीज़ के ऊपर? बेसिकली ट्रेड के ऊपर। ट्रेड को किस तरीके से और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, कैसे और ज़्यादा रेजिलिएंट बना सकते हैं, यही इसका मेन एम है। इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना है। अब इंडिया और यूएस ट्रेड के बीच में सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है, इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है उसके सिग्निफिकेंसेस इंपॉर्टेंस क्या क्या है। पहली चीज़ ध्यान रखना है, भारत और यूएस का जो ट्रेड है उसमें इंडिया ट्रेड सरप्लस में है। नाउ ऑल्दो दिस इज वेरी वेरी एस्टॉनिशिंग, बट ध्यान रखना है इंडिया यहाँ पर ट्रेड सरप्लस में है यूएस के साथ में। मतलब इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू कितना इंपोर्ट करता है। ठीक है, और यूएस जो है वो भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज हैं जो कि इंडिया के अंदर आकर के डायरेक्टली एफडीआई में भी और एफपीआई में इन्वेस्टमेंट करती है। बट यहाँ पर एफडीआई जो है इट इज़ मच मोर देन एफपीआई, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण भारत के अंदर जॉब क्रिएशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोनों ही कंट्रीज के बीच में पीपल टू पीपल रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज इंडिया का बहुत एक लार्ज सेक्शन ऑफ डायस्पोरा जो है वो यूएसए के अंदर रहता है, जिसके कारण दोनों ही कंट्री के बीच में अगेन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। डायस्पोरा ज़्यादा होने के कारण भारत में रेमिटेंसेस भी ज़्यादा आते हैं। रेमिटेंसेस का सीधा सा मतलब क्या है? लेट्स से कि अगर एक पर्सन है जो कि इंडिया का है बट वो यूएसए में रह रहा है, तो वो यूएसए मान लो वो $100 कमा रहा है, तो कमाने के बाद वो कुछ पैसे जो वापस इंडिया भेजता है अपनी फैमिलीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर पैसों को रेमिटेंसेस बोला जाता है। वो रेमिटेंसेस भारत में एक मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। ध्यान रखिएगा, फॉरेक्स का एक मेजर रिसोर्स रेमिटेंसेस होते हैं और यूएसए एक बहुत ही मेजर सोर्स है रेमिटेंसेस का भारत में। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडिया और यूएस के ट्रेड के बीच में। सबसे बड़ा चैलेंज है कि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को अक्यूज करती रहती हैं हाई टैरिफ लगाने के लिए। इंडिया बोलती है कि यूएस हम पर हाई टैरिफ्स लगा रहा है और यूएसए बोलता है कि इंडिया हम पर हाई टैरिफ्स लगा रहा है, मतलब हाई टैक्सेस लगा रहा है। सेकेंड चीज़, यूएसए का मानना यह है कि इंडिया जो है कुछ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी टाइप के बैरियर्स यूएस के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगा रहा है, जिसके कारण यूएस जो है अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट चीज़, अगर हम सेल्फ रिलायंस की बात करें तो भारत में एक आत्मनिर्भर भारत स्कीम स्टार्ट की गई थी भारत के द्वारा, लेकिन जो यूएसए है वो इसको एक प्रोटेक्शनिस्ट मूव मानता है। मतलब कि यूएस का मानना यह है कि जो इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू, इस पर्टिकुलर मूव के थ्रू भारत जो है वो यूएसए से बचना चाहता है, यूएसए से दूर रहना चाहता है, मतलब यूएस के प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करने देना चाहता। ठीक है, इस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है। तो बट ये एक्चुअली रियलिटी नहीं है। इंडिया तो देखो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहता है। देन एक जीएसपी नाम की चीज़ होती है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। देखो यूएसए जो है वो किसी कंट्री को अगर जीएसपी का टैग देता है ना, तो उस कंट्री के पास फ़ायदा ये होता है कि वो कंट्री कुछ भी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकती है यूएसए के अंदर बिना किसी टाइप के ड्यूटीज़ के। ड्यूटीज़ मतलब बिना किसी टाइप के टैक्सेस के, बिना कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस के वो कंट्री जो है वो यूएसए में एक्सपोर्ट कर सकती है अपने सामान को। तो 2019 तक भारत को भी जीएसपी के लिस्ट में डाला गया था, बट 2019 में यूएस ने इंडिया को उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया है, जिसके कारण ऑब्वियसली अब इंडिया जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने जाती है तो इंडिया को एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं अगर यूएसए चाहेगा तो। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने एक बेसिकली मूव बनाया था जिसमें कि जितना भी डिजिटल डेटा है वो सारा का सारा इंडिया के अंदर रहना चाहिए। इस चीज़ से भी यूएसए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। नेक्स्ट, डिजिटल टैक्स लगाया गया था। जितनी भी ऐसी कंपनीज है जो कि डिजिटल फील्ड्स के अंदर काम कर रही है, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, बट जो इंडिया की नहीं है यानी कि नॉन रेसिडेंट कंपनीज हैं, उन सबको यहाँ पर इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, एंड दैट विल बी 2% टैक्स ऑन द रेवेन्यू। जितना भी आपका रेवेन्यू है उसका 2% टैक्स आपको इंडिया को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक वॉच लिस्ट होता है, जैसे बोलते हैं स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है उसको यूएसए निकालता है
और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर उन कंट्रीज के नेम होते हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, और उसके अंदर अभी भी भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे डाला गया है। एंड दिस इज नॉट वेरी गुड, बिकॉज इंडिया जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के फील्ड के अंदर काफ़ी स्ट्रांग है, बट इसके बावजूद भारत का इस रिपोर्ट के अंदर डाला जाना यूएस के द्वारा ये बहुत अच्छी चीज़ें सिग्निफाई नहीं करता है। इसके अलावा जो L1 और H1B वीज़ाज होती हैं जिसके तहत इंडियन लोग यूएस से जाते हैं, उसके नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइट कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिसके कारण बहुत सारे इंडियंस को वीज़ा प्राप्त करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके अलावा इंडिया का मानना यह है कि जो गैट्स होते हैं यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज होता है उसको यूएसए वायलेट कर रहा है। मतलब ये कुछ एलिगेशंस है जिसको बेसिकली इंडिया और यूएसए एक दूसरे पे लगाते रहते हैं लगातार। अब हम दोनों कंट्री के ट्रेड रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ जो हमारा ट्रेड रिलेशन है वो ऑलमोस्ट $120 बिलियन के आसपास में है। ध्यान रखिएगा, चाइना के साथ हमारा ट्रेड $136 बिलियन के आसपास में है और यूएसए से हमारा 120 बिलियन के आसपास में है। यानी कि फॉर द टाइम बिंग चाइना जो है एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एज कंपेयर टू यूएसए। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें 2013-14 से माना जाता है कि भारत और यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रांगली मूव हुआ है और यूएसए जो है वो हमेशा टॉप 2 में रहा है इंडिया के ट्रेड लिस्ट के अंदर। अगर हम फेजेस की बात करें कि कब कैसा ट्रेड रिलेशन रहा है इंडिया और यूएसए का, तो 1947 से लेकर के 1991 तक, मतलब जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तब से लेकर के जब तक इंडिया ने अपने मार्केट को ओपन नहीं किया था 1991 में, तब तक भारत और जो बेसिकली यूएसए है उसके ट्रेड रिलेशन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन जैसे ही इंडिया एलपीजी रिफॉर्म्स करता है 1991 में, उसके बाद यूएस कंपनी जो है भारत के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करती है और माना जाता है कि 2000 के बाद ये बेसिकली जो ट्रेड रिलेशन था दोनों ही कंट्री के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इंप्रूव हो गया। 2005 के अंदर इंडिया और यूएसए के बीच में एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन किया गया था। वो एक वाटरशेड मोमेंट था बिकॉज उसके बाद इंडिया और यूएस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और काफ़ी स्ट्रांग डिसीजंस लिए हैं, काफ़ी स्ट्रांग बेसिकली ग्रुप्स बनाए हैं ट्रेड को एनहांस करने के लिए। जिनमें से कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल बनाया गया था 1975 में, इसको बनाया गया जिसका मेन एम ये था कि गवर्नमेंट को बिजनेस के साथ लिंक करना है। सेकंड, इंडिया यूएस का इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग बनाया गया था जिसका मेन एम ये था कि जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हुआ करेंगे, ये दोनों की मीटिंग टाइम टू टाइम हर साल हुआ करेगी सो दैट ट्रेड के ऊपर दोनों मिलकर के बातचीत कर सके। ठीक है। इसके अलावा अगर हम डिफेंस के फील्ड में ट्रेड की बात करें तो ध्यान रखिएगा डिफेंस के फील्ड में यूएसए ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू इंडिया। मतलब अगर हम ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो वहाँ पे इंडिया का सरप्लस है, लेकिन अगर हम डिफेंस की बात करें वहाँ पर यूएसए का सरप्लस है। रिसेंटली यूएसए ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग दिया है, साथ ही साथ STA1 का भी स्टेटस प्रोवाइड किया है। STA1 का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन। मतलब यूएसए के पास जो मेजर वेपन्स हैं, जो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं, उन सबको लेकर के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब करने के लिए इंडिया जो है अभी लायबल है, बेसिकली इंडिया अलाउड है। ठीक है, इसका मतलब होता है STA1। ऑलराइट, इसके अलावा एक डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ग्रुप बनाया गया है जिसके तहत दोनों ही कंट्री साथ में मिलकर चीज़ों को प्रोड्यूस भी करेंगी और को डेवलप भी करेंगी, मतलब साथ में मिलकर न्यू टेक्नोलॉजीज को बनाएंगी। इसके अलावा देखो यूएसए जो है, यूएसए के टोटल 4 डिफेंस ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं और कोई कंट्री अगर चारों ही साइन कर जाए तो इसका मतलब है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और रिसेंटली इंडिया ने चारों ही एग्रीमेंट्स को साइन कर लिया है। पहला एग्रीमेंट है जिसका नाम है GSOMIA, सिंपल वर्ड्स में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत दोनों ही कंट्री एक दूसरे के साथ बेसिकली नॉलेज ट्रांसफर करती है, मतलब एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है उसे GSOMIA बोला जाता है। इसको 2002 के अंदर लॉन्च किया गया था और दोनों ही कंट्री ने 2002 के अंदर साइन किया था। इसके अलावा एक लिमोआ है जिसको 2016 के अंदर साइन किया गया है, जिसका मतलब है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। सिंपल वर्ड्स में लेट्स से कि अगर कोई इंडियन शिप है जो कि यूएस के बॉर्डर के आसपास जा रही है और इंडियन शिप को फ्यूल चाहिए तो वो डायरेक्टली जाकर के यूएस से फ्यूल ले सकता है, ये कहते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज कर सकता है। सिमिलरली कोई अगर यूएस की शिप है मान लो जो कि इंडिया के वाटर्स के आसपास में है, इंडियन ओशन के अंदर है और उसके पास फ्यूल नहीं है, उसको फ्यूल चाहिए तो वो इंडिया से हेल्प मांग सकता है इस चीज़ में। तो इस टाइप का जो मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट है उसको 2016 के अंदर साइन किया गया था। इसके अलावा एक कॉम का सा अग्रीमेंट है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। वंस अगेन ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का अग्रीमेंट है जो कि दोनों ही कंट्रीज ने 2018 के अंदर साइन किया था एंड फाइनली 2020 के अंदर बेका नाम का एक अग्रीमेंट साइन करते हैं जिसका नेम है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसके अंदर हर टाइप के ट्रेड के, हर टाइप के रिलेशन को इंप्रूव करने की बातचीत की गई है। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑर्डर के बारे में कि इंडिया ने कब कौन सा साइन किया था। जस्ट रिमेंबर GSOMIA, उसके बाद लिमोआ, उसके बाद कॉमकासा एंड फाइनली बेका। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक्चुअली यूएसए और इंडिया के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा
इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप है वो डब्ल्यूटीओ में काफ़ी ज़्यादा खराब है। ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल साउथ को और यूएसए रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल नॉर्थ को, और दोनों के ही जो व्यू पॉइंट्स हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव पे वो अलग अलग हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर के ऊपर, फिर सब्सिडीज़ के ऊपर, इन सब के ऊपर दोनों के बीच में लगातार तकरार होती रहती है। आपको बस इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसको हम मेंस के टाइम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक न्यूज़ ये भी है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, जो कि यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, उसने 2022 के अंदर भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट बेसिकली एक नेगेटिव लिस्ट है। इस लिस्ट में जिस कंट्री के भी नाम होते हैं, माना जाता है कि यूएसए उन पर एक स्पेशल नज़र रख रही है कि उन कंट्री की जो करेंसीज हैं वो बेसिकली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है, मतलब अनफेयरली, गलत तरीके से अपने आप को एनहांस करने की कोशिश कर रही है ट्रेड एडवांटेज लेने के लिए। जैसे कि चाइना ने रिसेंटली किया है, उसने अपना जो रेनमिनबी है उसको यूएस डॉलर के साथ में रीवैल्यू कर दिया है, जिसके कारण कोई भी कंट्री अगर चाइना के साथ ट्रेड करेगी तो उसकी एक्सपोर्टिंग वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो चाइना को भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर डाला गया है। बट द गुड न्यूज़ इज कि भारत को 2022 में इस पर्टिकुलर लिस्ट से बाहर निकाला गया है। इसका मतलब है कि इंडिया को कोई थ्रेट नहीं माना जाता है। इंडिया को ऐसी कंट्री नहीं मानी जाती है जो कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए अपना करेंसी को वैल्यू करे या फिर मैनिपुलेट करे, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा एक बॉडी बनाई गई है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसको 2023 के अंदर बनाया गया है। रिसेंटली इसका पहला मीटिंग हुआ था। इसको बेसिकली इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है इसमें वो है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, और यूएस की तरफ से आता है यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। सो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और यूएस का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दोनों ही साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाते हैं, जिसका मीनिंग क्या है कि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर साथ में काम करना है। सो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती है, यहाँ से देखिए, जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो गया, अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट्स हो गए, क्वांटम फील्ड हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें हो गई। फिर स्पेस के फील्ड में काम करना, सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में, एडवांस टेलीकॉम के फील्ड में और डिफेंस इनोवेशंस के फील्ड में, इन सब फील्ड्स के अंदर काम करना क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का पार्ट होता है, ठीक है। सो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए बेसिकली इंडिया और यूएस ने इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को रिसेंटली बनाया है, और जिसका फर्स्ट मीटिंग भी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उसको आप प्रॉपर्ली समझ गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं इंडियन डायस्पोरा इन लैटिन अमेरिका के बारे में। लैटिन अमेरिका कौन सी कंट्रीज है? देखो, जो सेंट्रल अमेरिका है और जो साउथ अमेरिका है, इन दोनों को कंबाइन करके लैटिन अमेरिका बोला जाता है, पहले चीज़ तो। और ध्यान रखिएगा, इसमें जितनी भी कंट्रीज है यहाँ पर भारत का प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ द डायस्पोरा। इंडिया के बहुत सारे एनआरआईज, बहुत सारे ओवरसीज कार्ड होल्डर्स, ये सब लोग जो है इन लैटिन अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। नाउ एक इवेंट होता है जिसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है बिकॉज उसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया लौटे थे 1915 में, 1915 में। इसी डे को मतलब हमेशा याद करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस इस दिन मनाया जाता है। पहला जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो 2003 में बनाया गया था और 2015 तक वो हर साल मनाया जाता था। पर 2015 के बाद ये डिसाइड किया गया कि हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। इस पर्टिकुलर में होता क्या है, इस पर्टिकुलर मतलब मीटिंग में होता क्या है? इस मीटिंग में होता ये है कि जितने भी हमारे इंडियन डायस्पोरा हैं, जो एनआरआईज हैं, ओवरसीज कार्ड होल्डर्स हैं, इन लोगों को हमेशा सम्मान किया जाता है। मतलब बिकॉज डायस्पोरा के कारण इंडिया के रिलेशनशिप बाकी कंट्री के साथ बहुत ही स्ट्रेंथन हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। इसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस बेसिकली मनाया जाता है। तो जो 17 प्रवासी भारतीय दिवस है उसको इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है, जिसका थीम ये है कि डायस्पोरा जो है वो एक रिलायबल पार्टनर है फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब क्या है? देखो, रिसेंटली इंडिया ने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया है। अभी यहाँ से लेकर के 2047 में हम अपना 100वां साल ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएंगे। तो ये जो 25 साल की जर्नी है ना, ये 25 साल की जर्नी को अमृतकाल का नाम दिया गया है कि इस 25 साल में भारत को इतना डेवलप करना है कि ये डेवलप होकर इंडिया जो है वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्रीज तक पहुँच सके, राइट। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली हर तरीके से भारत को अपलिफ्ट करना है। यही इस पर्टिकुलर अमृतकाल का मेन इनिशिएटिव है। तो डायस्पोरा का क्या कंट्रीब्यूशन रह सकता है, इसी चीज़ के ऊपर बातचीत की गई है इस पर्टिकुलर साल के पीवीडी कन्वेंशन यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें कि आखिरकार इंडियन लोग लैटिन अमेरिका में पहुंचे कैसे, तो 19th और 20th सेंचुरी में जब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स रहा करते थे तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को लेबरर्स की तरह, जो कि शुगर प्लांटेशन पे काम करते थे, उन्होंने इंडिया से लेकर के साउथ अमेरिका में जाकर छोड़ दिया। बिकॉज आप जानते होंगे साउथ अमेरिका के अंदर भी जो बेसिकली ब्रिटिशर्स थे उनका ही राज हुआ करता था, राइट। वही वहाँ पे कॉलोनी बनाकर बैठे हुए थे। लेकिन 1960 1970s एक ऐसा टाइम था जब भारत के अंदर से बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ था। ब्रेन ड्रेन के तहत बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भारत के अंदर नहीं मिल रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू डिफरेंट कंट्रीज।
और माना जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में चले गए थे, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में, ऐसे कंट्रीज़ में वो लोग चले गए थे। सो इस तरीके से भारतीय डायस्पोरा जो है वो लैटिन अमेरिका में पहुँचती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडियन डायस्पोरा का लैटिन अमेरिका के अंदर। पहली चीज़ तो वहाँ की डेमोग्राफी, जो कि वहाँ का पॉपुलेशन है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इंडियन लोग हैं वहाँ पर। ठीक है, जो अब देखो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो गया, सूरीनेम, गुआना, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी डेमोग्राफी, जिनकी पॉपुलेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट इंडियन डायस्पोरा बनाती है। जैसे कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो के जो प्रेसिडेंट है क्रिश्चियन कंगालू, वो एक्चुअली एक इंडियन है। फिर गुआना के प्रेसिडेंट इरफान अली, वो भी एक इंडियन है। सूरीनेम के जो प्रेसिडेंट है चांद संतोखी, वो भी एक इंडियन है। तो ये शो करता है कि इन कंट्री के अंदर ना सिर्फ इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बनाए हैं, ब्रदर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अपने लिए एक इंपॉर्टेंट जगह भी बनाई है। ठीक है, ऑलराइट। अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं तो इंडियन डायस्पोरा बेसिकली उन लोगों को बोला जाता है जो इंडिया से ओरिजिन रखते हैं, जैसे कि एनआरआईज हो गए, पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सब जो हैं, इन सबको यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा बोला जाता है। रेमिटेंसेस का मतलब आपको पता ही है, अगर कोई दूसरे कंट्री में रहता है, वहाँ से कोई पैसा अगर भेजता है इंडिया के अंदर, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर रेमिटेंसेस बोला जाता है। और इसके तहत बेसिकली भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। नाउ इस पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली लीव आउट दिस थिंग। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की, क्या इंपॉर्टेंस भारत के लिए है। ठीक है, देखो अगर आप सिग्निफिकेंसेस की बात करेंगे तो पहली चीज़, भारत में रेमिटेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। माना जाता है कि $100 बिलियन से ज़्यादा रेमिटेंसेस भारत में आते हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने देखा कि गुआना के प्रेसिडेंट, त्रिनिदाद के प्रेसिडेंट अगर इंडियन है, तो ऑब्वियसली उन कंट्री के साथ में भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। वो एक सॉफ्ट पावर का पार्ट होता है, बिकॉज इन चीज़ों के थ्रू इंडिया अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव कर सकता है किसी भी कंट्री के साथ में। देन ब्रेन गेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके तहत नॉलेज और स्किल्स को वापस इंडिया लाया जा सकता है। मतलब इंडियन लोग जो कि इंडिया छोड़ के चले गए थे, उनको वापस लाया जा सकता है इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी इंक्रीज होता है। अगर हमारा किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशंस है, तो अब ऑटोमेटिकली उनके साथ हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में कि एग्जैक्टली डायस्पोरा के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहली चीज़ तो, डायस्पोरा के साथ इंगेज करने के लिए भारत के पास अभी तक कोई भी क्लियर पॉलिसी नहीं है। हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से डायस्पोरा के साथ इंगेज करना है। सेकेंड चीज़, जो लेवल ऑफ इंगेजमेंट है वो बहुत ही कम है। हम 2 साल में सिर्फ एक बार ही मीट करते हैं, वो भी प्रवासी भारतीय दिवस के थ्रू, जिसके अंदर भी डायस्पोरा के सारे लोग नहीं आते हैं। थर्ड चीज़, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो कि इंडियन डायस्पोरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास एक प्रॉपर डेटाबेस नहीं है कि एग्जैक्टली कितने लोग किस कंट्री के अंदर कहाँ पर रह रहे हैं और किस कंडीशन के अंदर रह रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज किसी भी कंट्री में कोई भी लोग जो रह रहे हैं, इंडियन लोग, उनको जाकर के इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन तो कराना होता है, बट वो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेलिटी है वो एक वॉलंटरी फॉर्मेलिटी है। मतलब अगर वो नहीं भी कराएंगे तो कोई भी उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, राइट। नेक्स्ट चीज़, अगर ग्रीवांस रिड्रेसल की बात की जाए, मतलब इंडियन डायस्पोरा के, तो उसके लिए मल्टीपल पोर्टल्स बनाए गए हैं, जैसे कि ई-माइग्रेट पोर्टल, सीपी ग्राम्स पोर्टल, जिसके तहत मान लेते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पोर्टल पे कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने किसी ग्रीवांसेस को डाल रहा है, बट गवर्नमेंट उसको अगर टाइम से चेक ही नहीं कर रही है, तो उसके कारण वो पर्टिकुलर ग्रीवांस जो है वो अनसॉल्व रह जाता है, जिसके कारण दोनों ही कंट्री के बीच में, मतलब कि जो डायस्पोरा है उसका इंडिया के साथ में रिलेशन उतना अच्छा नहीं बन पाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि भारत का जो डायस्पोरा कम्युनिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं। इंडिया तो यहाँ पर अपने खुद के लोकल चैलेंजेस को पूरी तरीके से केटर नहीं कर पा रहा है अभी शॉर्ट टर्म में, तो इंडिया किस तरीके से डायस्पोरा की नीड्स को कंप्लीट कर पाएगा पूरी तरीके से, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स देखते हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं डायस्पोरा को के साथ कनेक्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए। पहला है कि देखो, पहले एक मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स हुआ करता था, जिसको 2004 में बनाया गया था, बट उसको 2016 में एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ लिंक कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, मर्जर हो गई दोनों ही इन मिनिस्ट्रीज़ की, यानी कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वही रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे ओवरसीज इंडियंस के लिए भी। बट जैसा हमने ऑलरेडी देखा कि उनके पास एक प्रॉपर अपडेटेड डेटा भी नहीं है अभी तक। सेकेंड, 2003 में एक नो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके तहत इंडियन डायस्पोरा जो है वो इंडिया के बारे में और चीज़ें जान सकते हैं। वो चाहे तो चीज़ें पूछ सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से वो भारत के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। इसका मेन एम क्या था? मेन एम था इसका ब्रेन गेन, मतलब लोगों को वापस इंडिया लेकर आना। ठीक है, और थर्ड चीज़, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 के अंदर लाया गया था, जिसके अंदर जब भी कोई लोकसभा इलेक्शंस होंगे या फिर जब भी कोई स्टेट इलेक्शंस होंगे, उस समय जो ओवरसीज वोटर्स हैं उनको भी यहाँ पर वोट करने की पूरी छूट दी जाएगी, उनके पास प्रॉपर राइट्स दिए जाएंगे। अलग अलग तरीक़ों से वो या तो खुद आकर के या फिर प्रॉक्सी के थ्रू आकर यहाँ पर वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भारत भी अलग अलग तरीक़ों से इनके साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं।
आई होप इंडियन डायस्पोरा के बारे में आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में। ध्यान रखिएगा, रिसेंटली इंडिया ने एक वुमेन ओनली प्लाटून को लॉन्च किया है। मतलब कि एक ऐसी प्लाटून को हमने पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए भेजा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स ही हैं। और ये मिशन हमने कहाँ भेजा है? ये मिशन हमने भेजा है अबे में। अबे कहाँ पे है? अबे ध्यान रखिएगा एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड रीजन है सूडान और साउथ सूडान के आसपास में। मतलब सूडान और साउथ सूडान के बॉर्डर पे एक रीजन है जिसका नाम है अबे। यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस 2011 से चल रहे हैं और उसी चीज़ को डील करने के लिए वुमेन्स को यहाँ पर भेजा गया है। एक वुमेन्स की प्लाटून को भेजा गया है पीस कीपर्स बना करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बॉडी है जिसका नाम है यूनिस्फा। यूनिस्फा का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर अबे। अभी कहाँ पर है? जैसा मैंने आपको बताया साउथ सूडान और साउथ सूडान के बीच में अंदर प्रेजेंट है और दोनों ही कंट्री जो है वो इस चीज़ के ऊपर क्लेम करती हैं। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर्टिकुलर एरिया जो है उसके पीस के लिए, मतलब उस एरिया में शांति बनाए रखने के लिए एक बेसिकली बॉडी बनाई थी जिसका नाम है यूनिस्फा। और इस बॉडी को बनाया गया था 2011 के अंदर। ठीक है, इसी बॉडी के तहत अलग अलग टाइप के डिसीजंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं अबे रीजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। समझते हैं यूएन पीस कीपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली चीज़ तो ऐसी कोई भी कंट्री जो कि काफ़ी फ्रजाइल हो गई है, काफ़ी वीक हो गई है, जहाँ पे सिविल वॉर्स चल रहे हैं, राइट, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए एक पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा जाता है। ये जो पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं वो काफ़ी कम कॉस्टली होते हैं। ठीक है, माना जाता है कि जो बाकी आर्मीज, नेवीज, एयरफोर्स को कहीं पर अगर भेजा जाता है उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्टली होते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट करते हैं। और जो भी इनका कॉस्ट होता है वो यूएन मेंबर्स के द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ जितने भी फोर्सेस वगैरह, ट्रुप्स हैं, पुलिस हैं, वो सब भी सारे के सारे यूएन मेंबर्स के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं। पहला चैलेंज ये है कि जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार चेंज हो रहा है। जो भी पीस कीपर्स जाते हैं किसी नए रीजन के अंदर, वहाँ से प्रॉब्लम को डील करने के लिए अब नए नए टाइप की कॉन्फ्लिक्ट उनके सामने आ रहे हैं। जैसे कि टेररिस्ट अटैक्स लगातार हो रहे हैं, यहाँ तक कि पीस कीपर्स के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स करके यहाँ पर पीस कीपर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल एक्टर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे पुलिस भी होती है, पीस कीपर्स भी होते हैं, वहाँ की लोकल पुलिस भी होती है, ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती है और कोऑर्डिनेट ना होने के कारण यहाँ पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट, इनके पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं। इनके पास प्रॉपर पर्सनल्स नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं होते, बहुत ही कम लॉजिस्टिक है, बहुत ही कम फंडिंग है, जिसके कारण ये लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पाते। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वो बहुत ही हॉस्टाइल एंड डेंजरस होते हैं, जिसके कारण उनके लगातार जो पीस कीपर्स होते हैं उनके माइंड में लगातार सिक्योरिटी थ्रेट्स चल रहे होते हैं। इसके अलावा जो लोकल लोग होते हैं वो उनको प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करते हैं। लोकल पॉपुलेशन लगातार उनके अगेंस्ट बात करते रहते हैं, उनको एक आउटसाइडर्स की तरह देखा जाता है, जिसके कारण उनको एक प्रॉपर सपोर्ट ना मिलने के कारण वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। और नेक्स्ट कि पहले से पता नहीं होता कि किस रीजन के अंदर किसको भेजा जाना है, जिसके कारण एक एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। किसी मान लो नए पर्सन को किसी स्पेसिफिक चैलेंज के लिए अगर आपको ट्रेन करना हो तो ही वो सही तरीके से उसको डील कर सकता है, बट अगर वो उस चैलेंज के लिए ट्रेन नहीं है तो फिर वो उसको बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाएगा। अगर हम यूएन पीस कीपिंग के बारे में बात करते हैं, देखो यूएन पीस कीपिंग, लेट्स से कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस कहीं भेजने हैं, ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन लिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। बट डिसीजन लेने के बाद जितना भी काम होता है, जैसे कि कितना पैसा किसको देना है, कैसे इंप्लीमेंट होगी वो स्ट्रेटजी, ये सारी की सारी काम यूएन सेक्रेटरीट का होता है। ध्यान रखिएगा, मतलब पीस कीपिंग मिशन को भेजने का जो मेन काम है वो सिक्योरिटी काउंसिल का है, वो डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल का होगा कि किसको भेजना है, कब भेजना है। लेकिन भेजने के बाद जो इंप्लीमेंटेशन का सारा काम है यूएन सेक्रेटरीट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, जब भी यूनाइटेड नेशन को कहीं पर भी किसी को भेजना होता है तो उसको सारी कंट्री के साथ रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे सकता है किसी को भी कि आपको इतने लोग भेजने हैं, रादर वो रिक्वेस्ट कर सकता है। अब ये बाकी मेंबर कंट्रीज के ऊपर है कि कौन कितने पर्सनल कहाँ पर भेजना चाहता है। अब जहाँ पर जिसको भेजा जाता है उसको यूनाइटेड नेशन फंड के थ्रू पैसे दिए जाते हैं। थर्ड चीज़, 1948 में ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस स्टार्ट हुए थे और पहला जो मिशन भेजा गया था वो वेस्ट एशिया में भेजा गया था। इसके अलावा 1988 में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को एक नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, बिकॉज वो बहुत अच्छे तरीके से पीस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ प्रिंसिपल्स है यूएन पीस कीपिंग के, जिसमें से पहला है कंसेंट ऑफ द पार्टीज। मतलब जो जिस कंट्री के अंदर जा रही है और जो जा रही है, दोनों ही के बीच में यहाँ पर कंसेंट होना चाहिए। जैसे रिसेंटली इंडिया ने भेजा है, सूडान में भेजा है, राइट, अबे में भेजा हुआ है, तो इंडिया और सूडान, मतलब इंडिया और अबे दोनों का यहाँ पर एक कंकरेंस चाहिए, राइट, दोनों का ही यहाँ पे कंसेंट होगा तभी वो पर्टिकुलर पीस कीपिंग जा सकता है। नेक्स्ट, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, जो भी काम हो रहा है कोई भी उसमें से कोई भी पार्शियलिटी ना हो, और फोर्स का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जाएगा फोर्सेस के द्वारा जब तक वो बात सेल्फ डिफेंस पे ना आ जाए। पीस कीपिंग फोर्सेस का नाम पीस कीपिंग इसलिए है बिकॉज वहाँ पर उनको शांति दूत बनाकर भेजा जाता है,
वहाँ पर उनको गन्स फायर करने की अनुमति नहीं होती है जब तक बात उनके खुद के सेल्फ डिफेंस पे ना आ जाए तब तक। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने ये प्रतिज्ञा ली है, बेसिकली ये डिसाइड किया है कि 2028 तक जितने भी वुमेन्स इसके अंदर काम कर रही हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के अंदर, उस नंबर ऑफ वुमेन्स को ट्रिपल करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को यहाँ पर चांसेस देने हैं और जितने भी वुमेन्स के पुलिस यूनिट्स हैं उनको डबल करना है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ 0.5% ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर खर्च किया जाता है। अब हम देखते हैं भारत का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है यूएन पीस कीपिंग के अंदर। पहली चीज, इंडिया ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पर्सनल दिए हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को। सेकेंड, अब तक यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में टोटल 71 मिशन हो चुके हैं, जिसमें से 49 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। थर्ड, राइट नाउ भी अगर देखो तो भारत जो है 5th लार्जेस्ट ट्रुप कंट्रीब्यूटर है पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप में से, जिसमें राइट नाउ अभी टोटल 13 यूएन की पीस कीपिंग मिशंस चल रहे हैं, जिसमें से राइट नाउ इंडिया 8 के अंदर अभी भी एक्टिव है। मतलब 13 जो एक्टिव है उसमें से 8 में अभी भी इंडिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट, एक ट्रस्ट फंड बनाया गया था यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के द्वारा ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज। सिंपल वर्ड्स में, जहां पर भी लेट्स से कोई वॉर क्राइम हो रहा है, जहां पर भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स है, वहां पर क्या होता है, वुमेन्स और चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा खतरे में रहते हैं। बहुत सारे वुमेन्स होते हैं जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो उन चीज़ों से डील करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक ट्रस्ट फंड बनाया था। ध्यान रखिएगा, भारत वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने उस पर्टिकुलर ट्रस्ट फंड के अंदर पैसे दिए थे 2016 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वुमेन्स की बात करें इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस में, तो ध्यान रखिएगा हम ऑलरेडी अपने वुमेन बटालियंस को अलग अलग जगहों पर भेज चुके हैं। जैसे कि कॉन्गो में भेजा है, लाइबेरिया में, साउथ सूडान में रिसेंटली एबे में भेजा है, हाइती में भेजा है। इन सारी कंट्रीज़ के अंदर हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। 2007 में इंडिया एक्चुअली एक पहली कंट्री थी जिसने एक ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट को भेजा था। ध्यान रखिएगा। 2014 में शक्ति देवी एक नाम है, मतलब शक्ति देवी नाम की एक महिला थी जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस की थी, जिनको इंटरनेशनल फीमेल पुलिस कीपर अवार्ड मिला था, मतलब बेस्ट पुलिसमैन का अवार्ड मिला था यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, सो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमें ध्यान रखने वाली हैं। अब देखो, जो वुमेन पीस कीपर्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली ऐसे कंस्ट्रेंट रीजन में, बिकॉज वो वहाँ पर वुमेन्स और चिल्ड्रन से बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकती हैं। जो लोकल वुमेन्स हैं, लोकल चिल्ड्रंस हैं, उनसे ऑब्वियसली जो मेल है वो बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल नहीं पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये वुमेन्स और चिल्ड्रंस उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे शायद। बट अगर हम वुमेन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजते हैं तो वो वुमेन्स जो हैं जो कि वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के शिकार रही हैं, वो लोग एक्चुअली इन वुमेन से बातचीत कर सकती हैं। और ये जो पीस कीपिंग फोर्सेस की वुमेन्स हैं वो एक्चुअली इन वुमेन्स को फिर से एक बार रिहैबिलिटेट करने में हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर सजेशन दिया गया है कि जितने भी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उन सबको अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल करना होगा, बिकॉज बहुत जगहों पर ऐसे न्यूज़ आती हैं कि जो फोर्सेस हैं वो लोग गलत तरीके से गलत डिसीजंस ले रहे हैं। ऐसे न्यूज़ ऑल्दो बहुत ही कम आते हैं, बट इसके बावजूद अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको याद होगा जो हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं उसमें एक प्रिंसिपल इम्पार्शियलिटी है, मतलब कि हर चीज़ इम्पार्शियल होनी चाहिए, सही तरीके से क्लियर होनी चाहिए। लास्ट न्यूज़ देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, जिसमें हम बात करने वाले हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में। ध्यान रखिएगा, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन जो है वो, देखो, एशियन पैसिफिक रीजन का एक पोस्टल यूनियन है। सिंपल सा काम क्या होगा, इसका काम इसका ये होता है कि जो पोस्टल रिलेशंस है वो आपस की कंट्रीज़ के अंदर उसको प्रमोट करना है, पोस्टल रिलेशन को प्रमोट करना है। नाउ न्यूज़ ये है कि इंडिया रिसेंटली इस पर्टिकुलर बॉडी का सेक्रेटरी जनरल बना है 4 साल के लिए, यानी कि 2022 से लेकर के 2026 तक के लिए भारत जो है इंडिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेड रहेगा, मतलब सेक्रेटरी जनरल रहेगा। इसके अलावा 32 टोटल मेंबर कंट्रीज APPU के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक और बॉडी है जो कि यूनिवर्सल लेवल की है। देखो, ये तो सिर्फ एशियन पैसिफिक का है ना, इसके अलावा एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भी है। अब इस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में नॉर्मली कोई भी रीजनल बॉडीज नहीं होती है, बट एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इतनी बड़ी है बिकॉज इसके अंदर 32 मेंबर कंट्रीज हैं, इसीलिए UPU यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अंदर ये जो है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ये भी एक मेंबर है। और ये एक जो UPU है, बेसिकली यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, ध्यान रखिएगा, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है, मतलब APPU का, वो बैंकॉक यानी कि थाईलैंड के अंदर प्रेजेंट है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको इंटरनेशनल रिलेशन जो कि जनवरी 2023 का था वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं। ये चीज़ देखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स को बहुत सही तरीके से कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर करंट अफेयर यहाँ पर छूटती हैं, करंट अफेयर अगर यहाँ पर मिसमैच होता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप एग्जामिनेशन के अंदर अगर पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, तो वो भी वहाँ पर मिस हो सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट कीप देम रिवाइजिंग टाइम एंड अगेन। जो 20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिले हैं UPSC के द्वारा, आप कोशिश कीजिए जो भी आपका सबसे वीकेस्ट लिंक है, वीकेस्ट एरिया है, उस चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग कर लें।
ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिले हो जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन के अंदर हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लीव अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।